ओडिशा पुलिस एक महिला के चेहरे को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। टॉवल के जरिए उसके मुंह को छुपाया जा रहा है। उसके शरीर के अंगों को नहीं चाहते ओडिशा पुलिस की मीडिया तक उसकी कोई भी तस्वीर हाथ लगे। लेकिन आज इस डिकोडिंग क्राइम में हम आपको उसी महिला के दो दो चेहरों से अवगत करवाएंगे। एक तरफ वो अपने पति के साथ खड़ी है, गले मिल रही है, वरमाला डाल रही है, एक के बाद एक से एक कई सारी तस्वीरें हैं। तो वहीं पर इसी महिला की एक और तस्वीर देखिए, बीच पर ये अपनी गर्लफ्रेंड को चूम रही है। सही सुना आपने, एक शादीशुदा महिला, उसकी खुद की एक गर्लफ्रेंड भी है और यहां पर भी उस महिला का या कहें उस बीवी का मन नहीं भरता। वो फैसला करती है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसी के भाई से वो मोहब्बत करेगी और तीनों मिलकर एक ही छत के नीचे शारीरिक संबंध बनाते थे। एक शादीशुदा महिला, इस महिला की जो उम्र है वो 23 साल है, लेकिन अपने पति को धोखा देकर ये एक साथ दो दो लोगों से संबंध बना रही थी, जिसमें से एक लड़की थी, दूसरा लड़का था जो खुद उसी का भाई था। और इसके बाद कहानी में कई सारे करवटें आती हैं, जहां पर पता लगता है कि इस महिला ने बतौर बिहार से हथियार मंगवाया और उस हथियार मंगवाने की पीछे की जो कहानी है इस डिकोडिंग क्राइम में डिकोड करके बताएंगे। इस महिला के दिमाग को खोलकर बताएंगे कि आखिर इस बीवी ने जो 23 साल की महज है, उसने फैसला क्यों किया कि उसे अपने पति को मौत के घाट उतारना है। ये घर पर बैठी हुई थी, लेकिन अपने फोन के जरिए हर एक चीज की अपडेट ले रही थी। आखिर वो शख्स कौन था जो सीसीटीवी में कैद होता है और जिसके बाद पुलिस के भी हाथ पैर फूलते हैं कि ये महिला जो सीधी सादी भोली भाली आपको नजर आ रही है, ये कितनी ज्यादा शातिर हो सकती है कि अपने घर में बंद होकर एक तरीके से अपने पति का मर्डर करवाने के लिए ये झिझक नहीं रही थी। और मकसद या कहें उसके अंदर जो मोटिव सिर्फ यही था कि अगर मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं लड़की की और लड़की के साथ दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना सकती हूं। तीनों एक साथ एक ही छत के अंदर शारीरिक सुख को भोग सकते हैं और पति इसमें रोड़ा नहीं बनेगा। क्या है पर्दे के पीछे की डरावनी कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ओडिशा की 23 साल की शुभाश्री, जिसने पुलिस को भी छका कर रख दिया, जिसका जो दिमाग है वो इतना तेज चला कि हर कोई हैरान परेशान रह गया। परिवार वाले परेशान हो गए कि उनके घर की जो बेटी है, उनके घर की जो बहू है, वो इस तरह से दिमाग लगा के अपने ही पति का कत्ल करवा सकती है और उसके बाद पूरा स्वांग रच सकती है। अब ये जो शुभाश्री है, जिसकी उम्र इस वक्त 13 साल है, अगर इसकी कहानी की शुरुआत करें तो आपको आज से करीब 6 साल पहले चलना होगा। जब ये 17 साल की थी, तब जब इसने कॉलेज की दहलीज में कदम रखा था 12th पास करके, तभी इसकी मुलाकात होती है चीनू से। चीनू उर्फ प्रीति, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस लड़की के साथ इसकी मुलाकात होती है। दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे कुछ इस कदर बढ़ती है कि अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कई बार अलग कमरे में जाकर ये लोग संबंध बनाते हैं। इन दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा जो एक पति पत्नी के बीच संबंध होते हैं, उस तरह से रिलेशन कायम हो जाते हैं। अब ये सिलसिला लगातार चलता जाता है, 6 साल बीत जाते हैं। आप सोचिए 6 साल तक ये किसी को डेट करती है, उसके साथ रिलेशन में रहती है, इस लड़की के साथ, चीनू के साथ। अब जो शुभाश्री और चीनू हैं, दोनों एक दूसरे को इस कदर पसंद करते हैं कि अब ये एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस मामले में जब ये लोग आपस में बात करते हैं तो हर बार शुभाश्री ये कहती कि देखो, जो हमारा समाज है वो इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर तुम और मैं साथ रहना भी चाहें तो हम नहीं रह सकते। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये समाज हमारी शादी होने नहीं देगा। अब इधर ना इसने अपने परिवार को बताया, किसी से कोई बात डिस्कस नहीं की और इसी तरह से चीनू के साथ इसके रिलेशन चल रहे थे। लेकिन तभी उसी बीच में इसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है, जो छोटी सी अपनी एक शॉप चलाता है, लेकिन ठीक ठाक उसका बिजनेस चल रहा था। नाम है सौम्य, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। अब ये इसकी मुलाकात एक काम के सिलसिले में सौम्य से होती है, सौम्य से इसे मिलती है तो देखती है कि जो सौम्य है, सामने वाला जो शख्स है, वो इससे काफ़ी बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, इससे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इससे फ्लर्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। अब पहली नज़र में जो शुभाश्री से सौम्य की सारी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि उसे पता था कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। लेकिन धीरे धीरे जो वो सौम्य है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा बातचीत करने लगा, नंबर भी एक्सचेंज हो गया और बातें सौम्य की तरफ से ऐसे होने लग गई शायद जैसे वो शुभाश्री को अब
पसंद करने लग गया। अब ये सारी चीज़ें जब हुई तो इस लड़की ने यानी कि सुभाश्री ने अपनी गर्लफ्रेंड चीनू के साथ डिस्कस किया। उसने बताया कि देखो एक लड़का है, नाम है सौम्य, मुझे लगता है वो मुझे पसंद करता है और शायद उसके अंदर ये सारी भावनाएं हैं, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। इनके बीच में कुछ लड़ाई भी हुई, चीनू ने बोला तुम किसी और को पसंद करने लगोगी, ये सारी चीज़ें भी हुई। लेकिन अब इधर होता क्या है, जो ये सुभाश्री है इसका आप दिमाग देखिएगा, ये समझाती है चीनू को, कहती है कि देखो तुम्हें और मुझे वैसे भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरे परिवार वाले वैसे ही शादी का दबाव बना रहे हैं, तो क्यों ना मैं जब ये लड़का मुझे पसंद कर रहा है तो मैं इसके साथ शादी कर लेती हूँ, इसके साथ एक अफेयर कर लेती हूँ, इसे क्या पता लगेगा सच क्या, और उसके बाद मैं और तुम साथ रह लेंगे, ये कौन सा हमें किसी चीज़ के लिए रोकेगा जब ये मेरे प्यार में पड़ जाएगा। तो चीनू भी ये सारी चीज़ें समझती है। चीनू को लगता है कि शायद जो सुभाश्री है वो सही कह रही है, और इसके बाद सुभाश्री बाकायदा इस लड़के के साथ यानी सौम्य जिस तरह से उससे बातें कर रहा था, जिस तरह से उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, ठीक उसी तरीके से सुभाश्री भी रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। और अब सुभाश्री जो है सौम्य के साथ प्यार का नाटक करती है, उसे प्यार में फंसाती है, उसे ऐसा ट्रीट करती है जैसे वही उसके लिए पूरी दुनिया बन गया हो, और बाकायदा सुभाश्री जो है अब एक एक चाल चलती है और उसके लिए सौम्य को अपने प्यार में फंसा लेती है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद वो बोलती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, और बाकायदा ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं दोनों सौम्य और सुभाश्री शादी के बंधन में भी बन जाते हैं। अब शादी हो जाने के बाद कुछ समय तक चीज़ें तो ठीक रहती हैं, लेकिन अब ये जो सुभाश्री थी इसे लगता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तो मिल ही नहीं पा रही, मैंने शादी तो इसलिए की थी कि ये जो लड़का है मुझे ठीक से रखेगा, मेरी सारी बातें मानेगा और मैं अपनी सहेली चीनू से मिलती रहूँगी। लेकिन शादी के बाद ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई, तो उसने एक फ़ैसला किया, उसने सोचा अब चाहे जो हो जाए मुझे चीनू से अब रोज़ मिलना ही पड़ेगा। तो किसी तरह वो वक्त निकालती है और चीनू से मिलने के लिए चली जाती है। अब इधर जो सौम्य था उसको चीनू के बारे में पता था, वो जानता था कि उसकी पत्नी सुभाश्री की एक सहेली है जिसका नाम चीनू उर्फ प्रीति है, और दोनों बहुत अच्छे एक बेस्ट फ्रेंड हैं, और इसीलिए सौम्य जो है वो चीनू से मिलने के लिए सुभाश्री को कभी रोकता भी नहीं था। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लगातार जो है जो लड़की है सुभाश्री वो लगातार चीनू से मिलने जाने लगी। कई बार ऐसा भी होता कि वो घर लेट आती, तो जब इस पे सौम्य पूछता तो वो कुछ हकलाती, कुछ डरती, लेकिन किसी तरह से बोलती कि अरे मेरी सहेली है, तुम परेशान मत हो, मैं सिर्फ उसी से मिलने जाती हूँ, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। और ये सारी चीज़ों को लेकर सौम्य कभी उस पर गुस्सा करता भी नहीं, लेकिन कभी कभी उसे चिंता ज़रूर होती कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। अब इधर चीनू जो है वो कहती कि देखो सुभाश्री तुम मुझसे मिल तो रही हो, हम मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ें सही नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए मिलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ तो अपनी ज़िंदगी बितानी थी, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम अब रोज़ ही मिल पाएँ और लंबे समय के लिए मिल पाएँ, मतलब 6 से 7 घंटे हम साथ ही रहें। तो इस पर ये दोनों प्लान करते हैं कि क्यों ना एक बिज़नेस खोला जाए, मतलब एक ऐसा काम किया जाए जिसके ज़रिए हम लगातार कम से कम 6 से 7 घंटे साथ रहें और तुम्हें अब तुम्हारे पति के साथ भी कम वक्त मिले। अब दोनों लड़कियां थी, जिस तरह की इनकी पढ़ाई लिखाई थी, जो भी चीज़ इन्होंने किया था, तो इनमें इन लोगों को ब्यूटिशियन का आप समझिए कि वो सारी चीज़ों की नॉलेज थी, इन्हें मेकअप वगैरह करना आता था, और इसीलिए इन्होंने निर्णय किया कि क्यों ना हम एक ब्यूटी पार्लर खोल लेते हैं। अब किसी तरह से पैसों का जुगाड़ किया जाता है, एक छोटा मोटा ब्यूटी पार्लर खोला जाता है। अब आप यूँ समझिए पार्लर खोला गया था काम के लिए, पैसे बनाने के लिए, एक बिज़नेस था, लेकिन आप सच मानिए कि वो इनकी अय्याशी का अड्डा बन गया था। अब वहाँ पर जो ये सुभाश्री है वो सुबह सुबह अपने पति को उसके ऑफिस भेजती, जहाँ पर वो उनका दुकान थी वहाँ भेजती, और उसके बाद सीधे पार्लर निकल आती, और पार्लर में आप सोचिए रात तक रुकती थी चीनू के साथ, और वहाँ ये लोग शारीरिक संबंध बनाते, अपने रिलेशन कायम करते। बाकायदा जो चीज़ है, जो चीज़ें जो भी हमने रिपोर्ट पढ़ी, जो भी हमारे सोर्सेज उनके ज़रिए पता लगा कि वो पार्लर कम था, इनकी अय्याशी का अड्डा बन गया था, जहाँ पर ये अपने प्राइवेट मोमेंट बिताते थे। अब इधर चीनू के साथ जो है सुभाश्री की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन होता ये है कि कई बार जो चीनू है उसको छोड़ने के लिए उसका भाई, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, काले रंग की शर्ट पहनी, चश्मा लगा के बाइक पे बैठा हुआ है, ये तपस है। और ये तपस जो है कई बार चीनू को पार्लर छोड़ने आता, कुछ फाइनेंस का काम होता तो वो करता, पार्लर में और कोई चीज़ों की ज़रूरत होती तो तपस वो भी करता, और ऐसे करते करते तपस का पार्लर में आना जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। अब तपस की जो दोस्ती है वो जो चीनू तो उसकी बहन थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी दोस्ती सुभाश्री से भी हो गई। अब तपस मन ही मन सुभाश्री को पसंद करने लगा, और चीज़ें इस तरह बढ़ गई कि सुभाश्री के मन में भी तपस को लेकर कुछ फीलिंग्स पैदा हो गई। अब हुआ ये कि उधर चीनू उसकी गर्लफ्रेंड थी सुभाश्री की, लेकिन ये जो है ये उसके भाई तपस के साथ भी रिलेशन बना लेती है। इस बारे में जब इसकी जानकारी चीनू को लगती है तो वो थोड़ी देर के लिए शॉक ज़रूर होती है, लेकिन समझ में आता है कि जो भी सुभाश्री ने किया उसके भाई के साथ किया, इसलिए उसे वो चीज़ें गलत भी नहीं लगती। और इसके बाद तीनों ही ये जान जाते हैं कि जो सुभाश्री है उसका रिलेशन चीनू के साथ भी है, उसका रिलेशन चीनू के भाई तपस के साथ भी है, और अपने हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है वो तो
है ही। अब इधर तपस, चीनू और शुभाश्री, कई बार ऐसा होता कि तीनों एक साथ रिलेशन बनाते, अब तीनों एक साथ टाइम स्पेंड करते। कई बार ये जो व्हाट्सएप पे चैट करते, इंस्टाग्राम पे चैट करते, वो इस तरह से होती कि बहुत ही अश्लील चैट होती और तीनों आपस में एक जैसी बातें कर रहे हैं। आप सोचिए, एक भाई बहन जो हैं वो इस तरीके के जोक क्रैक कर रहे हैं, वो एक ग्रुप के ऊपर अश्लील बातें कर रहे हैं एक लड़की के साथ, और लड़की भी पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रही है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो अब तक हस्बैंड था, यानी कि जो सौम्य था, वो इन सब चीज़ों से उसे कुछ पता नहीं था। उसे बस ये पता था कि उसकी पत्नी की एक सहेली है चीनू। लेकिन एक रोज़ वो अपनी वाइफ को देख लेता है कि तपस जो एक कोई लड़के के साथ देख लेता है और देखता है कि वो उसे ड्रॉप करने आया घर पर। इस बात को लेकर जब वो अपनी पत्नी से बात करता है, उसके सामने सवाल रखता है, तो लड़ाई होती है, घर में कलेश होता है। और इस पर जो वाइफ यानी शुभाश्री बोलती है कि तुम्हें मुझ पे ज़रा भी भरोसा नहीं है, वो मेरी सहेली का भाई है। अब इन सब चीज़ों पे क्योंकि जो सौम्य था वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, और ये सिर्फ वो इतना कहता है कि देखो बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन थोड़ी सी मर्यादा में रहो, कुछ चीज़ें संभाल लो, तुम्हारी सहेली से अच्छी बनती है, लेकिन तुम्हारा सहेली का जो भाई है मुझे पसंद नहीं है। अब ये सारी चीज़ें जब घर में हुई, जब कलेश हुआ, तो अक्सर होता ये कि अब जब भी ये पार्लर जाती शुभाश्री या तपस से मिलती, चीनू से मिलती, तो हमेशा कुछ घबराई रहती, हमेशा ये बोलती मुझे जल्दी घर जाना है, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे वरना लड़ाई होगी। जब ये सारी चीज़ें बढ़ती चली गई तो चीनू और तपस यानी कि दोनों भाई बहन की जो जोड़ी है ये साथ में बैठते हैं और प्लान करते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना अगर हम सौम्य को रास्ते से हटा दें, उसकी सांसें रोक दें, तो शुभाश्री हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी और हम तीनों मौज की ज़िंदगी जिएंगे। और इसी सिलसिले में ये लोग शुभाश्री को अपने घर बुलाते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं और उससे कहते हैं कि हमें कुछ प्लानिंग करनी होगी और इसीलिए तुम्हें हमारे साथ ट्रिप पर चलना होगा। अब सोचिए, ये जो लड़की है, जो शुभाश्री है, क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहले भी ट्रिप्स पर जाती थी, फिर इन्होंने पार्लर खोला तब भी ये ट्रिप्स पर गए, जो आपने तस्वीरें देखी चूमने की और बीच पर, ये सब ट्रिप की तस्वीरें हैं। तो बकायदा अपने हस्बैंड का मर्डर प्लान करने के लिए भी ये जो शुभाश्री है, ये अपने घर से करीब करीब आप सोचिए पुरी जाती है, इतना दूर जाती है ट्रिप पर और वहाँ जाके पूरी प्लानिंग की जाती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी जगह की है जहाँ पर शुभाश्री जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड चीनू को चूम रही है, उसे हक कर रही है, उसके साथ तस्वीरें खिंचा रही है। इस ट्रिप पर बाकायदा शुभाश्री, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड चीनू और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड तपस, तीनों गए थे और तीनों ने मिलकर जो हस्बैंड सौम्य है उसके मर्डर का प्लान बनाया। अब प्लान क्या बनता है, किस तरह से मारने की प्लानिंग होती है और पुलिस कैसे पूरी कहानी को खोल कर रख कर इस कातिल पत्नी को अरेस्ट करती है, आप वो भी समझिए। बिजनेस ट्रिप के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि लोग बाहर जाते हैं, होटलों में जाते हैं, पार्टीज में करते हैं और वहाँ पर बिजनेस डील होता है। और यहाँ पर ये तीनों मौज मस्ती करते हुए एक मर्डर की प्लानिंग करते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट मर्डर की। यहाँ पर कहानी में बार बार ये चीज़ें सामने आ रही थी कि जो बीवी है वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हो रही थी कि आप पति को अगर मार भी देंगी तो हम फंस जाएंगे। तो इस पर जो बॉयफ्रेंड था, जो कि गर्लफ्रेंड भी साथ में थी, वो ये कहता है तापस कि मेरे पास बिल्कुल एक अचूक प्लान है, उसे ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम इसे पीछे हट सकती हो, लेकिन अगर सोचो अगर प्लान कामयाब हो गया तो हम तीनों एक ही छत के अंदर रहेंगे और तुम्हारे पति की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी होगी, किसी और की नहीं, तुम्हारी होगी। इसलिए अपने पति को मनवाने में हमारी मदद करो, हमारा प्यार, तुम्हारे पति का पैसा, कोई रोक टोक नहीं होगी। ब्यूटी पार्लर बहुत बढ़िया चल ही रहा था और तापस जो कि ड्राइवर था, ड्राइवरी का काम करता था, उसे लग रहा था कि बैठे बिठाए एक मोटी रकम उसके हाथ में आने वाली है और इसलिए उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। अब प्लान ध्यान से सुनिए, इसमें होता क्या है, वो ये कहता है कि मैं 49,000 50,000 से 1,000 रुपए कम वो डील फाइनल कर चुका है कि बिहार से किस तरीके से पिस्टल लेकर आना है। जो उड़ीसा का जजपुरा वाला जो इलाका है, यहाँ पे बिहार के कई लोग वहाँ पर आकर काम करते हैं और इसी सिलसिले में तापस ने वहाँ के लोकल गुंडों से दोस्ती कर ली, उनको मनाया कि तुम 49,000 रुपीज लो और वहाँ से बिहार से हथियार लेकर आओ। और ये दो लड़के थे जो शूटर्स कह लीजिए, बदमाश कह लीजिए, वो बिहार के राउरकेला से हथियार लेकर आते हैं, तापस को हाथ में सौंप देते हैं। ये कहानी बीवी को पूरी में सुनाई जा रही है। अब बीवी पूछती है कि फिर हथियार चलाएगा कौन, तो वो कहता है कि कोई और नहीं, मैं किसी और पर भरोसा नहीं करता, हथियार तो मैं ही चलाऊंगा। इस पर जो गर्लफ्रेंड वो कहती है, जो बीवी कहती है कि तुम्हें तो हथियार चलाना नहीं आता, तो वो ये कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, आप बस
इस खेल का हिस्सा बने रहिए। तुम्हारा पति जब उस रोज घर से या कहीं दुकान से वापस जाएगा, तुम उसकी लोकेशन अपने फोन पर व्हाट्सएप पर मंगा लेना, उसके बाद का काम मैं देख लूंगा। और तापस पूरी से जब वापस अपने घर पर आता है, सबसे पहला काम क्या करता है, 49,000 रुपीज वो दे चुका था। उसके बाद वो 9,000 रुपए देकर उन्हीं लड़कों से कहता है कि मुझे गोली चलाना सिखाओ, क्योंकि मैंने तो पैसे ही इसलिए दिए हैं ताकि मैं गोली चलाना सीख सकूं। क्योंकि ड्राइवर था, इसे पता था कि उड़ीसा में ऐसे कौन से इलाके हैं जो सुनसान हैं, और वहां पर जाकर ये रोज फायरिंग की प्रैक्टिस करता था। जब इसे लगा कि तो अच्छे तरीके से हथियार चलाना तो बच्चों का खेल है, ये सीख चुका था। और उसके बाद ये कहता है उसकी बीवी से कि देखो मैंने हर चीज तैयारी कर ली है, तुम मुझे लोकेशन भेज दो, उसके बाद देखो मेरा खेल। अब ये जो तापस है इंतजार करता है कि कब वो जो सौम्य है वो अपना दुकान बंद कर वापस अपने घर पर आएगा। सौम्य 6 अप्रैल को दुकान का ताला लगाने के बाद ये कहता है अपनी बीवी से कि मैं घर आ रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रहा हूं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बीवी फिक्र तो नहीं कर रही थी, बीवी के दिमाग में था कि पति का खून बहाकर उस खून के बहती हुई गंगा में हाथ धोकर वो अमीर बनना चाहती थी। और जो सपना उसके दिमाग और आंखों में चल रहा था, जैसे ही लोकेशन आती है ये तापस को लोकेशन फोन पर भेजती है। तापस यामाहा बाइक पर पीछे बैठा हुआ था, वो पीछा करते हुए जाता है, अपने पैंट के पीछे से वो जो पिस्टल निकालता है और हथियार लेकर पीछे से उसके पति या के सौम्य पर गोली चला देता है। और वहां से वापस अपने घर पर आता है, हथियार को जंगल झाड़ियों में छिपा देता है और घर पे कुछ इस तरीके से रहता है कि किसी को भी शक ना हो कि उसने क्या काम किया है। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो देखती है कि सौम्य को गोली लगी है। उसे अस्पताल लेके जाया जाता है, जहां पर उसकी मौत सुनिश्चित कर दी जाती है। एक तरीके से मान लिया जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है। अब पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है कि जरा पता लगा जाए कि सौम्य है, इसने आखिरी बार किसे कॉल किया था, पता लगता है कि उसके फोन से उसने अपनी बीवी को कॉल किया था और उसके आसपास किसी और को कॉल नहीं किया था। और यहां पर जो बीवी से जब पूछताछ की गई तो बीवी का रो रो कर बुरा हाल है, मतलब एक्टिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इसके बाद पुलिस को लगा कि जरा व्हाट्सएप के जरिए भी पता लगाया जाए कि ये किन किन लोगों से बातचीत करते थे, कहीं कोई दुश्मनी तो नहीं है। फिर पता लगता है कि इसने तो अपनी आखिरी व्हाट्सएप लोकेशन, लाइव लोकेशन अपनी बीवी को ही भेजा था। तो फिर पुलिस बीवी के पास फिर से पहुंचती, बीवी रोने की एक्टिंग कर रही थी। उसे ये लग रहा था कि पुलिस वाले तो मान चुके हैं कि बेचारी बीवी, उसका पति अभी इस दुनिया को छोड़कर गया है, वो तो अभी होश और आवाज में नहीं है। पुलिस आकर कहती है एक तरीके से कि आप अपना फोन लाइए, हमें आपका फोन चेक करना है। जो सौम्य ने लाइव लोकेशन भेजा था उसकी बीवी को, बीवी ने वही लोकेशन फॉरवर्ड कर तापस कहें या उसके बॉयफ्रेंड को भेजी। अपनी उस बीवी ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी भेजी ताकि ये पता लग सके कि उसका पति अब निकल चुका है। और इसके बाद उस व्हाट्सएप के चैट्स को देखा गया कि किस तरीके से इनके बीच में बातचीत होती थी, और जो वाहियात आप जिस किस्म की बात सोच सकते हैं उस किस्म की बात उस चैट्स के अंदर मौजूद थी। इसके बाद जब तापस को ये लोकेशन मिलती है तो तापस तक पुलिस पहुंचती है। तापस से पूछा जाता है कि आप क्या उस जानते थे? तापस ने कहा क्या मुझे लोकेशन मिला था, लेकिन मैंने इसकी कोई जानकारी या मैंने उसका पीछा नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाला तो दिखा कि तापस तो हथियार लेकर सौम्य का पीछा कर रहा है। तो तापस को अरेस्ट किया गया। तापस से पूछा गया कि हथियार कहां से मिला, तो हथियार की जानकारी वो 2 झापड़ में ही बोल चुका था कि 2 लड़कों ने मुझे बिहार से लाकर उस हथियार को दिया है। जब उन 2 लड़कों को पकड़ा गया तो उन 2 लड़कों ने भी तोते की तरह बता दिया कि कितने रुपए में डीलिंग हुई थी, कितने रुपए में उन्होंने फायरिंग की प्रैक्टिस करवाई और किन लोगों से उसे यूपीआई के जरिए पैसे मिले थे। तो इसमें एक तरीके से जो बहन थी उसका नाम भी सामने आता है। उसके बाद पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ होता है। और उसी के बाद ये जो टावल में लिपटी हुई जो आपको महिलाएं नजर आ रही हैं, एक हेल्दी महिला है जो उसकी गर्लफ्रेंड है, ये बीवी है जिसका मुंह छुपाया गया है, और तापस और 2 लोग और जो शूटर्स या जो हथियार लेकर आए थे। इन सब ने बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग की थी कि किसी को भी ये भनक नहीं लगेगी कि मौत के घाट किस तरीके से उतारा गया है। समय कब का चुना गया था? रात के 10:30 से लेकर 11:15 के बीच का, जब आसपास भीड़ नहीं होगी, रोड सुनसान होंगे, लाइट नहीं होंगी, अंधेरा होगा, वहां पर अगर मारना ज्यादा आसान होगा। लेकिन आजकल
कैमरे आ चुके हैं, उन लेंसों में एक तरीके से अंधेरे में भी रिकॉर्ड करने की क्षमता होती है और क्षमता के बदौलत ये जो तापस जब पकड़ा गया तो उसी के बाद कड़ी से कड़ी मिलाते हुए, सोचिए व्हाट्सएप लोकेशन के कड़ी से कड़ी मिलाई गई, तब जाकर बिहार तक ये मामला जाता है, बिहार से इस पूरे मामले को बताया जाता है। तो आखिर में ये समझ में आता है कि बीवी को शारीरिक संबंध बनाने की इतनी ज्यादा भूख थी, इतनी ज्यादा तड़प थी कि वो दो लोगों से संबंध बनाने को तैयार हो चुकी थी और बदले में वो ये चाहती थी कि बैठे बिठाए एक मोटा मुनाफा या कहीं मोटा पैसा मिल जाए। उसके दोनों जो प्यार हैं, जो भाई बहन हैं, सोची एक ही घर के दो बच्चों को एक ही लड़की से प्यार हो जाए, एक लड़की एक लड़का, उनकी गर्लफ्रेंड भी एक ही उभी बल्कि शादीशुदा। और इन सब के पीछे बीवी की जो मास्टरमाइंड जो दिमाग था, उसने जरा भी झिझकी नहीं, जरा भी उसे डर नहीं लगा। उसे लगा कि पति तो मैं प्यार करती नहीं हूं, इस दुनिया से उसे पीछा छूटे वही भला होगा, मेरे आने वाला जो भविष्य है वो इन दोनों के साथ ही अच्छा हो सकता है। कुछ इस तरीके से ब्रेन वॉश इस महिला का किया गया जो 23 साल की थी, जिसने एक के बाद एक कई झूठ बोले ताकि उसे लगा कि मैं अपने परिवार से अलग हो जाऊंगी, समाज को मैं खुश कर लूंगी। लेकिन जब एक तरीके से जब भी वो महिला उसके सामने आती थी, वो टूट जाती थी और उसे लगता था कि यही मेरा सच्चा प्यार है। शायद ये प्यार नहीं था, ये पागलपन था, वहशीपन था, हैवानियत भरा ये जो चीजें थी, जिसमें एक मासूम की जान ले ली गई और जरा भी इन तीनों को पछतावा तक नहीं हो रहा है। तो फिलहाल के लिए हमें इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए लगा कि आपको इस खबर से अवगत करवाएं कि आपके आसपास के समाज में असल में हो क्या रहा है। जो हंसते हुए चेहरे आपको शादी की फोटो में नजर आ रहे हैं, शायद वो कपल अंदर से खुश थे ही नहीं। शायद जो सौम्य था वो खुश था, लेकिन जो लड़की थी उसके दिमाग में बहुत ही क्रूर प्लानिंग चल रही थी और वो जान चुकी थी कि शादी तो मैं कर रही हूं, लेकिन आने वाले वक्त में अपने पति को मौत के घाट उतारकर मैं अपने पुराने प्यार के पास फिर से चली जाऊंगी। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।